मुझे सब फंसा। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑल क्वाइट एट वेस्टर्न फ्रंट। और मैं वीडियो में इसलिए आ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि फेसबुक को लगता है कि मतलब मैंने कहीं से मूवी उठाई और मूवी अपलोड कर दी है, इसीलिए उसको मोनेटाइज नहीं करता वो। और मेरा वीडियो एडिटिंग का पूरा खर्चा और वॉइस ओवर का सब कुछ बर्बाद जा रहा है। मेरा वीडियो एडिटर बहुत चार्ज करता है पैसे तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑल क्वाइट एट वेस्टर्न फ्रंट। बहुत अच्छी मूवी है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है 1917 की, जब जर्मनी में जंग चल रही थी। हमें जर्मन सोल्जर सिपाही दिखते हैं जिनकी हर तरफ चीखो पुकार मची होती है, चारों तरफ लाशें लाशें थी, सभी डरे हुए थे। इसी बीच हम एक यंग सोल्जर को देखते हैं। उस सिपाही की उम्र बहुत ही कम थी दोस्तों, जो अपने चारों तरफ लाशों को देख के बहुत डरा हुआ था। वो ऐसा हाल देखकर एक जगह पर बैठा होता है, तो अभी उसके पास एक सिपाही आता है जो कहता है कि तुम ऐसे बैठ नहीं सकते हो दोस्तों, तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। अब वो सिपाही उठता है, बाकी सबके साथ जंग के मैदान में उतर जाता है। उस जर्मन सिपाही ने पहली बार फ्रेंच सिपाही को मारा था। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। अब बहुत सारी लाशें दिखाई जाती है जो उन सिपाहियों की थी जो जंग में मारे गए थे, जो जर्मनी फ्रांस के बीच में चल रही थी। इन्हीं लाशों के बीच में उस लड़के की भी लाश थी जो कुछ वक्त पहले ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी लाश गलने सड़ने लगती है। इसलिए सभी सिपाहियों की लाशों को ताबूत में बंद कर दिया जाता है और फिर एक एक करके सबके जिस्मों से यूनिफॉर्म उतार ली गई थी और उन यूनिफॉर्म्स को वापस शहर में भेज दिया जाता है ताकि कपड़े धुलें और जो नए आने वाले सिपाही है ना, उन्हें कपड़े दोबारा दे दिए जाएं। इसी बीच हम शहर को देखते हैं दोस्तों। पॉल नाम का एक लड़का, जिसको एक जाबाज बहादुर सिपाही बनने का बहुत शौक था, जंग में जाना चाहता था, वो भी उस जगह पर आ जाता है जहां पर फौज सिपाहियों को लड़ने के लिए चुन रही थी। वो भी अपना फॉर्म फिल करके उन्हें दे देता है, मगर उसके फॉर्म पर उसके डैड के साइन नहीं थे, क्योंकि वो जानता था कि उसके डैड कभी भी उसे आर्मी या फौज में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसीलिए वो बड़ी चालाकी से अपने डैड के साइन को कर देता है और अपने दोस्तों के साथ आर्मी में शामिल हो जाता है। अब सभी चुने गए सिपाहियों को एक जगह पर जमा किया जाता है। जनरल आकर सबको बताते हैं कि एक सिपाही होना बहुत ही फक्र की बात है। सब इस बात को सुनकर और ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सबको वही यूनिफॉर्म दी जाती है जो इन्होंने मरे हुए सिपाहियों के जिस्मों से उतारी हुई थी। पॉल और उसका दोस्त सिपाही यूनिफॉर्म पहनकर बहुत फक्र महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई साहब, पता नहीं एक सिपाही की जिंदगी कितनी अच्छी होने वाली है और उनकी जिंदगी का कितना अच्छा दिन है। अब इन्हें बताया जाता है कि सब सिपाहियों को वेस्टर्न फ्रंट की तरफ ले जाया जाएगा, जो जगह फ्रांस के शुमाल में। अब सब सिपाही वेस्टर्न फ्रंट की तरफ निकल पड़ते हैं। इन्हें बताया जाता है कि भाई साहब, इन्हें आधे रास्ते में ट्रक से उतरकर पैदल ही अपना सफर तय करना होगा। जब ये लोग पैदल चलने लगते हैं तभी जमीन में बॉम्ब फटने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 1 के सीन है ये, जो कि फ्रांस के सिपाहियों ने छिपाए थे। ये सब नीचे लेट जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि जल्दी से अपने मास्क पहन लो, क्योंकि इन पर गैस का भी हमला हो सकता है, जो कि खतरनाक गैसेस हैं जिससे मौत हो सकती है। सब अपने मास्क पहनने लगते हैं। इसी दौरान पॉल देखता है कि उसका एक साथी जिसने मास्क नहीं पहना जा रहा था, पॉल उसके जब मास्क पहनने में हेल्प कर रहा था तो अपना मास्क पहनने में उसे देर हो जाती है। इसी बात पर उसका सीनियर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि भाई साहब, किसी दूसरे की हेल्प तब करना जब तुम पहले अपना मास्क पहन लो, ठीक है ना। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग बेस पर पहुंचते हैं तो वहां का बहुत ही बुरा हाल था। बेस पानी से भरा हुआ था। सबको कहा जाता है कि यहाँ से इन्हें पानी निकालना है। अब ना तो इनके पास कोई बाल्टी थी और ना ही कोई और सामान, इसीलिए सब अपने हेलमेट उतार कर पानी निकालने लग जाते हैं। यहीं पर पॉल की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे यहाँ के हालातों के बारे में बताता है। उधर उसका एक दोस्त भी होता है जो यहाँ पर आकर ऐसे हालात देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो पॉल से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि यार जंग में जाकर ऐसे हालात होते हैं, मैं यहाँ पर रह नहीं सकता हूँ, मुझे अपने घर वापस जाना है कुछ भी करके। मगर अब ऐसी कोई भी बात का कोई फायदा नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये लोग अब जंग लड़े बगैर यहाँ से नहीं जा सकते थे। इसी तरह पानी निकालते हुए रात हो जाती है। अब रात को इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि इन्हें बॉर्डर पर खड़े होकर पहरा देना है। पॉल जब अपने साथियों के साथ पहरा दे रहा होता है तब वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान था क्योंकि यहाँ पर गोली भी चल सकती है। तो अभी उसके सर पर एक गोली आके लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि अगर वो गोली इसके हेलमेट पे ना लग के उसके खोपड़े में लगी होती तो आज वो जिंदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने हेलमेट की वजह से बच गया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बॉम्ब गिरने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। एक भगदड़ मच जाती है। सभी सिपाही बेसमेंट में जाके छिप जाते हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। पॉल का वो दोस्त जो यहाँ आकर पछता रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्ला चिल्ला के यही कह रहा था कि मुझे अपने घर वापस जाना है भाई साहब। लेकिन उसकी इस बात को सुनने वाला वहाँ उसके जैसे तो थे सब। तभी उनका एक साथी
बाहर जाने लगता है तो उसके पाँव में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके जिस्म के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों। ये मंज़र बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसे देखने के बाद सब लोग अब और भी ज़्यादा डर गए थे। बॉम्ब भी फटने शुरू हो जाते हैं। इससे अब सबको यही लगने लगा था कि बेसमेंट गिरने वाला है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा। सब लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पॉल नहीं जाता। कुछ ही देर बाद बेसमेंट गिर जाता है। अब सबको यही लग रहा था कि पॉल उस बेसमेंट में दब के मर गया होगा। सुबह जब सिपाही आके लकड़ियाँ हटाते हैं तो पॉल अभी भी जिंदा होता है। ये पॉल को बाहर निकालते हैं और एक जगह पर बिठा देते हैं। उसके सामने फिर से वही आदमी आता है जिसको यहाँ पहली बार मिला था, जिसने से यहाँ के बारे में सबको जानकारी वगैरह दी थी। वो जानता था कि पॉल भूखा होगा, इसीलिए वो उसे खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा देता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक सिपाही आता है जो पॉल से कहता है कि तुम ऐसे फालतू नहीं बैठ सकते हो, जितने भी सिपाही मर गए ना उन सभी के बैजेस को इकट्ठा करो जिन पर उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, ताकि उनकी फैमिली को हम बता सकें कि इनकी मौत कैसे हुई और ये ऐसे मर गए जंग में। जब वो बैजेस को इकट्ठा कर रहा था तो उसे अपने दोस्त का चश्मा भी मिलता है, जो दोस्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था ना, उसी वाला। जब पॉल थोड़ा सा डरा हुआ था तो वो आगे जाता है, उसे उसी चश्मे वाले डरे हुए आदमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर पॉल फूट फूट के रोने लगा था। लेकिन वो जानता था कि वो ज्यादा नहीं रो सकता है, इसीलिए अपने काम को पूरा करने लग जाता है। टाइम ऐसे ही गुजर रहा था। जो सिपाही मर गए थे उनके बैजेस से एक ऑफिसर उनके नाम की एक रजिस्टर पर एंट्री कर रहा था और जाके अपने सीनियर ऑफिसर को इन सब के बारे में बताता है, जिसका नाम मैथियस होता है। वो ऑफिसर कहता है कि सर 40,000 से ज्यादा सिपाही मारे गए हैं, हमें जंग रोक देनी चाहिए वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मैथियस उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया था कि आखिर इस जंग को रोके तो कैसे रोके। मैथियस अब अपने सबसे बड़े सीनियर ऑफिसर को बुलाता है और मीटिंग शुरू कर देता है। उधर पॉल और उसकी टीम को अभी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, एक दूसरे बेस पर, जहां पर इन्हें और भी सिपाहियों के साथ रहना था। उधर जाकर पता चलता है कि वहां पर एक मुर्गी का फार्म है। वहां पे पॉल और उसका एक साथी क्या करते हैं, बतख को चुरा के लाने का कोशिश करते हैं और पकाकर मजे से खाने लगते हैं। और वो इतना अच्छा खाना इन्हें बहुत दिन बाद मिला था, चोरी करने पे भी आमादा हो जाते हैं। सब शाम के लिए बैठे आलू छील रहे होते हैं, तभी दोस्तों एक बहुत ही अजीब घटना होती है। कुछ फ्रेंच लड़कियां इन्हें दिखाई देती हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं, और ये लोग फौजी थे भैया, कब से आने लड़कियां नहीं देखी। इनका एक दोस्त उनके सामने जाकर अजीब सा डांस दिखाता है और उन्हें इम्प्रेस कर लेता है उनके साथ ही, लेकिन चला भी जाता है ये। और फिर थोड़ी देर बाद सर्व के घरों से लेटर आते हैं जो सब में बांटे जा रहे होते हैं। पॉल का साथी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो पॉल के पास आता है और उसे अपना लेटर पढ़ने के लिए देता है, जिससे पॉल को पता चलता है कि उसकी एक वाइफ और बच्चा भी था, लेकिन बच्चा किसी बीमारी की वजह से मर गया। रात भी हो जाती है। रात को इनका वही साथी आ गया था जो लड़कियों के साथ गया हुआ था। वो आकर इन्हें सारी कहानी सुनाता है और साथ ही उन लड़कियों की एक पैंटी भी दिखाता है जो वो अपने साथ ले आया था। ये फौजी थे, आपको इन संवेदना समझनी पड़ेगी इनकी। वो उन्हें बताता है कि और भी सिपाही आने वाले हैं कल सुबह, लेकिन अभी तक वो सिपाही इनके बेस पर नहीं पहुंचे थे। सबका फिक्र होने लगी थी, इसीलिए पॉल सभी सिपाहियों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है कि आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ पर। जब ये उन्हें ढूंढते हुए स्टेशन तक पहुंचते हैं जिस ट्रेन से उन्हें आना था, तो इन्हें वहां पर फैली हुई गैस महसूस होती है। जब ये स्टेशन के पास वाले कमरे में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि 60 के 60 सिपाही गैस फैलने की वजह से मारे जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मास्क को वक्त से पहले उतार दिया था। ऐसे 60 सिपाहियों की लाशें देखकर सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी में हमें सीनियर हेड दिखाया जाता है, जिसके पास एक सिपाही आकर बताता है कि जिन 60 सिपाहियों को हमने जंग में भेजा था ना, वो भी मारे गए। हमें बस इस जंग को अब रोक ही देना चाहिए। लेकिन हेड कहता है नहीं, मैं जंग को नहीं रोक सकता गुरु, मुझे हार नहीं पसंद है। अब जितने भी और सिपाही थे ना, सबको भेज दो वेस्टर्न फ्रंट पे, और अगर जरूरत पड़े तो और भी सिपाहियों को जमा करो। दूसरी तरफ हम मैथियस को देखते हैं जो सिपाहियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि आए दिन सबकी मौतें हो रही थी। इसीलिए वो किसी भी तरह से जंग रोकना चाहता था यार। बस वो अपनी इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ था कि किसी तरह उसकी गवर्नमेंट से बात हो जाए। उधर पॉल और उसकी टीम को दिखाया जाता है, सबको वेस्टर्न फ्रंट पर जाना है, सबको बताया जाता है। हेड का ऑर्डर आया, सभी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मैथियस भी सबको जमा करने में कामयाब हो गया था। मैथियस क्या करता है, सभी ऑफिसर से बात करता है, उन्हें बताता है कि हमारे मुल्क पर जंग के बहुत बुरे असर पड़ते हैं, इसीलिए हमें जंग को ख़त्म कर देना चाहिए।
वो सारी रिपोर्ट को तैयार करके लाया था कि सभी ऑफिसर्स उस पर साइन कर दें, जंग को बंद कर दें। लेकिन एक फ्रेंच ऑफिसर साइन नहीं करता। वो कहता है कि मैं 72 घंटे बाद साइन करूंगा। उसकी इस बात पर मेथियस को गुस्सा आ जाता है। कहता है सर 72 घंटे बाद पता नहीं कितने लोग मासूम सिपाहियों की जान चली जाएगी। मगर वो फ्रेंच ऑफिसर एक बात नहीं सुनता उसकी और अपनी बात पे अड़ा रहता है। दूसरी तरफ पॉल और बाकी सिपाहियों का आ जाता है कि फ्रांस की तरफ बढ़ो। ये लोग ऐसा ही करते हैं और रास्ते में जितने भी फ्रेंच सिपाही आते हैं सबको एक एक करके ये लोग मार रहे थे। इसी बीच पॉल और उसके साथी उनके किचन तक पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही लजीज व्यंजन बने हुए थे। भैया सब उस खाने को देखकर उस पर टूट पड़े। इतने टाइम से खाया नहीं था खाना। इन्हें वहां पे अजीब अजीब सी आवाज आती है। जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो फ्रेंच सिपाही बहुत बड़े बड़े टैंक्स वहां पे ले आए थे दोस्तों। जब इन पर गोलियां चलाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी गोलियों का उन पर घंटा असर पड़ेगा, क्योंकि वो टैंक्स बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं दोस्तों। अब वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहे थे और एक एक करके जर्मन सिपाहियों को निपटा रहे होते हैं। तभी जर्मन सिपाही भी उन टैंक्स में बॉम्ब डाल देते हैं जिससे कि टैंक भी ब्लास्ट हो गए थे। मगर फ्रेंच सिपाहियों के पास अब फायर गन्स थी जिससे वो आग छोड़ के जर्मन सिपाहियों को जिंदा चला रहे थे। इतनी नृशंस मौत। पॉल का एक दोस्त भी उनके कब्जे में आ जाता है। वो बहुत माफी मांगता है। उसने अपने आप को उनके हवाले भी कर दिया था, सरेंडर बिल्कुल। लेकिन फ्रेंच सिपाही उसे जिंदा ही जला देते हैं। पॉल ये सब देख के बहुत टूट गया था। उधर मैथ्यूस को फ्रांस की तरफ से तैयार की गई एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ जर्मन ऑफिसर्स भी हैं जो नहीं चाहते कि जंग को खत्म किया जाए। मैथियस अब इस बारे में और भी ऑफिसर से बात करता है। वो कहता है कि हमें जंग को खत्म करना ही होगा। एक ऑफिसर कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो फ्रांस हम पर हावी हो जाएगा और कब्जा कर लेगा। अब लेकिन मैथ्यूस कहता है कि नहीं, अब बस हमें कुछ भी करके समझौता कर ही लेना चाहिए। अब उधर जंग के मैदान में दोस्तों जर्मन सिपाहियों पर फ्रांस के हवाई फोर्सेस ने हमला कर दिया था। उन पर गोली और बॉम्ब बरसा रहे थे। तभी पॉल जो होता है ना, बॉम्ब के फटने से पानी में गिर गया था और खुद को ऐसे दिखाता है जैसे कि वो मर गया हो। इसीलिए कोई उस पर हमला नहीं करता, गोली नहीं चलाता। अब जब वो उठने लगता है तो उसे एक फ्रेंच सिपाही देख लेता है। बहुत खतरनाक मंजर है ये। उस पर बॉम्ब बरसाने लगता है वो। तभी वो खुद ही फिसल के नीचे गिर गया। पॉल उस सिपाही को पकड़ लेता है और उसे अपने चाकू से कई बार मारता है, लेकिन वो मरता नहीं है। इसीलिए पॉल अब उसके मुंह में मिट्टी डाल देता है ताकि सांस रुकने की वजह से शायद वो मर जाए। बाद में उसे ये रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रहा है। अब वो सिपाही की जान बचाने की कोशिश करता है। तभी पॉल को उस सिपाही की जेब से उसकी बीवी और बेटी की तस्वीर मिलती है। थोड़ी देर बाद वो सिपाही बिल्कुल मर गया था। पॉल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा और जाके तुम्हारी बीवी को बताऊंगा कि तुम बहुत बहादुर सिपाही थे। जिसके बाद पॉल अपने बेस पर वापस आ जाता है और जहाँ पर सब खुश थे और जीतने की खुशी मना रहे थे, पॉल एक साथी के पास जाता है जो जख्मी था। वो उसे वही रुमाल देता है जो इनको फ्रेंच लड़कियों के पास से मिला था। वो पॉल को बताता है कि हमारे एक और साथी मारा गया। अब पॉल अपने दूसरे साथी के पास जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। ये अपना खाना लेकर अपने जख्मी साथी के पास आ गए थे। वो जख्मी साथी जिसने चोरी छिपे इनसे फोर्क चुरा लिया था और अपनी गर्दन में मारने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए उसने खुद को ही निपटाने का प्रयास किया था और थोड़ी देर बाद वो दम तोड़ देता है। पॉल का दूसरा साथी उसे बताता है, मैंने सुना है कि जंग खत्म होने वाली है। पॉल कहता है अच्छा, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उधर मैथियस को दिखाया जाता है जिसने सभी जर्मन ऑफिसर से जंग खत्म करने की इजाजत ले ली थी, मगर फ्रांस उन पेपर्स पर साइन अभी भी नहीं कर रहा था। वो कहते हैं कि जंग अभी 6 घंटे तक और चलेगी गुरु। इसी तरह सुबह हो जाती है। हम पॉल को देखते हैं जो अपने साथी के साथ दोबारा से मुर्गी फार्म पर जाता है ताकि एक और फिर मुर्गी के अंडे वगैरह को चुरा के बतख के अंडे चुरा के खा सके। पॉल उस फार्म के अंदर जाता है जबकि उसका साथी इसका बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा होता है। मगर उन्हें किसान के बेटे ने देख लिया था जो पॉल के साथी को गोली मार देता है जो उसके पेट में लगती है। पॉल अपने साथी की वजह से परेशान था। वो कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी गोली निकाल देता हूँ। उसका साथी कहता है कि नहीं, तुम मुझे बस एक सिगरेट दे दो और मुझे बेस पर ले जाओ, वहीं पर मेरा इलाज हो जाएगा। पॉल भी ऐसा ही करता है। जब ये अपने साथी को लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में ये सिपाहियों से भरी गाड़ी देखता है जो बहुत ही खुश थी क्योंकि जंग अब खत्म हो चुकी थी। पॉल उनसे मदद मांगता है लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं करता। जान देना बड़ी आम बात हो गई थी वहां पे। जब अपने साथी को लेकर बेस पे पहुंचता है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा साथी मर चुका है। पॉल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक गोली सिर्फ उसके पेट में तो लगी थी, उसकी मौत कैसे हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं क्योंकि तुमने आने में देर कर दी, गोली उसके लीवर को छूकर गुजरी थी जिसकी वजह से जिस्म में जहर फैल गया। पॉल सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। इस जंग ने उसके सभी साथियों को उससे छीन लिया था।
उसका आखिरी साथी भी मारा जाता है। इसके बाद इन्हें एक ऑर्डर दिया जाता है कि सबको हेड के पास पहुंचना होगा, जिसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो सभी सिपाहियों से कहता है कि हमारे पास अब भी कुछ वक्त बाकी है, हमें फ्रांस पर हमला करना है और उन्हें किसी भी तरह से मारना है। मगर ये बात आधे सिपाही नहीं मानते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई भी जंग नहीं लड़नी थी यार। फिर भी मजबूरी में उन्हें मानना ही पड़ता है और ये फ्रांस के बेस तक पहुंचकर 11 बजने का इंतजार करते हैं। मगर उससे पहले ही फ्रेंच सिपाहियों ने जर्मन सोल्जर्स पर हमला कर दिया था। पॉल देखता है एक फ्रेंच सिपाही जर्मन सिपाही को मार रहा है, जो कि एक मासूम बच्चा था जो अभी अभी बेचारा आर्मी में भर्ती हुआ था। पॉल उसे बचाता है और वो फ्रेंच सिपाही से लड़ता हुआ बेसमेंट में आ जाता है। तभी पॉल को पीछे से एक फ्रेंच सिपाही ने आकर चाकू मार दिया था। तभी ये ऐलान भी होता है कि जंग खत्म हो गई है। पॉल जो कि जख्मी था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ताकि जंग के बाद का नज़ारा देख सके। वो बाहर आ गया था और बाहर आकर गिर जाता है। वो लड़का जिसकी जान पॉल ने बचाई थी, उसको एक ऑफिसर आकर कहता है कि सभी मरे हुए सिपाहियों के बैजेस को इकट्ठा करो। तभी उस लड़के की मुलाकात फिर से पॉल से होती है, जो अब मर चुका था। उसके हाथ में वही पेंटी थी जो उसे उसके साथी ने दी थी। वो लड़का पॉल के हाथ से वो पेंटी लेकर अपने गले में डाल लेता है ताकि वो सारी जिंदगी पॉल को याद कर सके। उसने उसकी जान बचाई थी। तो ये थी कहानी पॉल की दोस्तों, जिस बेचारे को ये लगा कि सिपाही बनने के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही हमारे बहुत से बहादुर सिपाही हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं दोस्तों, जो अपनी जानों खतरे में डालकर हमारी जान की हिफाजत करते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। और ये कहानी थी वर्ल्ड वॉर 1 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।